न्यूज मेकर की इस ताजा कड़ी में आज देखिए पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर। इस सफर को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आज ही उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की और देश के विकास में उनके महान योगदान को याद किया। भारत रत्न सम्मान पाकर लाल कृष्ण आडवाणी की आंखों से आंसू आ गए। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। इन तस्वीरों में छुपा है एक लंबा सफर और उस सफर के दो यात्री। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाली रथ यात्रा शुरू की तो उसके सारथी थे नरेंद्र मोदी। सब लोग जुट जाएं, ये राम मंदिर निर्माण के लिए है। राम मंदिर और आडवाणी को भारत रत्न उसी यात्रा का सुखद अंत है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का भारत की राजनीति पर असर सिर्फ रथ यात्रा भर नहीं था, बल्कि वो उस कड़ी का हिस्सा हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ से शुरू हुई थी और अब बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी उस बीजेपी के मूर्तिकार हैं जिसकी छाया इस वक्त भारत की राजनीति में सबसे गहरी और बड़ी है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म उस वक्त के भारत और अब के पाकिस्तान के सिंध इलाके में हुआ और कराची में ही उनकी पढ़ाई भी हुई। आरएसएस की बुनियाद 1925 में रखी गई थी और 1942 में जब आडवाणी इससे जुड़े तो संघ का प्रभाव सीमित इलाकों में था। आडवाणी संघ से जुड़े रहे और आजादी के बाद 12 सितंबर 1947 को एक हवाई जहाज से सिंध छोड़कर भारत आ गए। आडवाणी इसके बाद अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जैसे राजस्थान के इलाकों में संघ को मजबूत करने में लगे रहे। यही संगठन का काम आगे जाकर जनसंघ और बीजेपी को फैलाने में मददगार होने वाला था। देश की राजनीति राजधानी से चलती थी और आडवाणी भी 1957 की शुरुआत में दिल्ली शिफ्ट हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक के तौर पर। दिल्ली में उन्हें जनसंघ की दिल्ली राज्य इकाई का सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी अटल का साथ। ये दोनों नेताओं की जोड़ी धीरे धीरे जनसंघ को दिल्ली की राजनीति में स्थापित करने लगी। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। अटल बिहारी जहां अपने भाषणों से संसद और संसद के बाहर बेहद मशहूर थे, आडवाणी उनकी परछाई बनकर रहना पसंद करते थे। 1960 में ही उन्होंने आरएसएस के राजनीतिक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में काम करना शुरू कर दिया, असिस्टेंट एडिटर के तौर पर। 1970 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन अब भी उनकी छवि पर्दे के पीछे रहकर काम करने की ही थी।
1972 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया, जो धीरे धीरे एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन रहा था। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो आडवाणी को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी की सरकार गई तो मार्च 1977 में आडवाणी मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। उनके राजनीतिक करियर में ये एक बड़ा मोड़ था। आडवाणी की बड़ी राजनीतिक भूमिका और छाप नजर आने लगी थी। इमरजेंसी हटने के बाद जनता सरकार में उनकी भूमिका बढ़ी। साथ ही उनके जनसंघ के अध्यक्ष के तौर पर अनुभवों का इस्तेमाल होने वाला था। जब जनता सरकार गिर गई तो पुराने जनसंघ नेताओं ने नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाने का फैसला किया। ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके संस्थापकों में अटल और आडवाणी तो थे ही, कई पुराने जनसंघ के नेता भी साथ आए। लेकिन राजनीतिक जमीन अभी भी कांग्रेस के पास ज्यादा थी, तो आडवाणी ने आक्रामक हिंदुत्व को मुद्दा बनाया और उसे राजनीतिक आक्रामकता के साथ ही उठाने का फैसला भी किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद की सहानुभूति की लहर में कांग्रेस की आंधी चली। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। अटल पार्टी अध्यक्ष थे और आडवाणी महासचिव थे। अटल खुद चुनाव माधवराव सिंधिया से हार गए थे। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है, 1985 में कलकत्ता में हुई पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की हार पर विचार किया गया। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अटल बिहारी ने कहा था, मैं लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और खुशी से जो भी दंड पार्टी निर्णय करे भुगतने को तैयार हूं। हालांकि पार्टी ने अटल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बीजेपी में हर कोई जानता था कि लोकसभा में केवल 2 सीटें मिलने का मतलब भारतीय राजनीति में पार्टी की सही मौजूदगी का आईना नहीं है। 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही आडवाणी को कहा कि वो बीजेपी अध्यक्ष बने। अपनी किताब में आडवाणी ने जिक्र किया है कि अटल बिहारी ने पार्टी का अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए मुझ पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से अब तक उन्होंने लंबी पारी खेली है। आखिरकार मुझे मई 1986 में नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में आयोजित पार्टी के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही मेरी पार्टी और मेरी अपनी राजनीतिक यात्रा का एक नया चरण आरंभ हुआ। आडवाणी ने बीजेपी और देश की राजनीति को नए सिरे से लिखने का फैसला किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी पीएम बने, लेकिन वो राजनीति में कच्चे थे, लिहाजा राजनीतिक गलतियां करने लगे और इनका फायदा आडवाणी ने उठाया, खासतौर पर शाहबानो मामले का, जिसमें राजीव गांधी ने मुस्लिम नेताओं की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इससे देश के हिंदुओं को भेदभाव महसूस हुआ। आडवाणी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। यही वजह थी कि जब 1989 में राजीव गांधी चुनाव हारे और जनता दल वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती थी तो बीजेपी ने उसे समर्थन दिया। सरकार को बीजेपी की राजनीतिक विरोधी लेफ्ट पार्टियां भी समर्थन दे रही थी। बीजेपी एक ही चुनाव बाद 2 सीटों से बढ़कर 85 तक पहुंच गई थी। राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी की छाप गहरी रही। अटल पार्टी के लिबरल चेहरा माने जाते तो आडवाणी के पास संगठन बनाने और चलाने की गहरी समझ। इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश की राजनीति पर भी वो असर डाला जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। आडवाणी उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने कांग्रेस की हर गलती को बेहद जल्दी पकड़कर उसके राजनीतिक इस्तेमाल किया। 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर मुहिम को चरम पर लाने की प्लानिंग की। सोमनाथ से रथ यात्रा पर सवार होकर वो अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीजेपी उस जगह पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुकी थी जहां वो जाना चाहती थी। आडवाणी न केवल बीजेपी के आर्किटेक्ट बन गए थे बल्कि राजनीति में भी उनका असर हमेशा के लिए होने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी का उदार चेहरा था तो आडवाणी को आयरन मैन कहा जाने लगा, जो कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। आडवाणी की रथ यात्रा को केंद्र की राजनीति के बीच
बिहार में रोक दिया गया। लालू यादव ने न केवल आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनका रथ भी जब्त कर लिया। देश मंडल और कमंडल की राजनीति में था और कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझने लगी। आडवाणी सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए। बीजेपी ने वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने चंद्रशेखर को पीएम के पद पर समर्थन देने का फैसला किया और बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में आ गई। लेकिन आडवाणी ने पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। सहानुभूति में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आ गई। पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता आडवाणी। आडवाणी ने एक बार फिर राम मंदिर मुद्दा उठाया। इस बार कार सेवकों ने विवादित इमारत को गिरा दिया। आडवाणी की राजनीति के लिए यह एक तरह से झटका था, क्योंकि वो कभी भी इमारत गिराने की बात नहीं करते थे, बल्कि मंदिर बनाने की मांग कर रहे थे। 1996 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी और बीजेपी की जीत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके पुराने साथी आडवाणी गृह मंत्री। ये जोड़ी 1957 से साथ थी और 39 साल बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक पदों पर भी साथ थी। अटल सरकार एक वोट से गिरी तो अगली बार और बड़े बहुमत से आई। आडवाणी, जिन्होंने बिल्कुल हताश हो चुकी पार्टी को फिर एकजुट किया और उसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि जिस अयोध्या मुहिम से आडवाणी ने राजनीति को बदल दिया, उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की मुहिम 22 जनवरी को पूरी हो गई। जैसे समय का पहिया पूरा घूम गया हो। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी जी ने क्या नहीं किया। अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री को प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो उन्होंने देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से, आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। 2004 में जब वाजपेयी सरकार हारी तो बीजेपी इस हार के लिए जैसे तैयार नहीं थी, लेकिन आडवाणी ने एक बार फिर पार्टी और खुद को संभाला। जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए तो कटास राज मंदिर गए। हिंदुओं का ये एक बड़ा तीर्थ है। साथ ही उन्होंने जिन्ना की मजार का भी दौरा किया, जिससे पार्टी में ही विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे आडवाणी ने नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना दिया।